नमस्कार। उड़ान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से हिंदी के प्रचार और प्रसार के संदर्भ में हम सभी जानकारी लेते हैं। आज उड़ान कार्यक्रम में आपके हर प्रश्नों को उत्तर देने के लिए मेरे साथ हैं हरिराम पंसारी जी बैठे हुए हैं, और हमारे साथ दूसरे एक जो मेहमान हैं वो है अतिथि, वो हैं सीमा मंजरी पटेल जी। मैं आप सभी दर्शकों की ओर से हरिराम पंसारी जी और सीमा मंजरी पटेल जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से जो हिंदी के प्रचार और प्रसार पर जो हम बल देते हैं, उसकी विकास की बातें करते हैं, उसमें आज का जो विषय है वो है समावेशी भाषा के रूप में हिंदी, और इस विषय पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो दर्शकों के मन में जो प्रश्न है, हरिराम पंसारी जी, मैं आपसे हमारे दर्शक जानकारी लेना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कृपया यह जानकारी दें कि समावेशी भाषा से किन सामाजिक मुद्दों को संबोधित किया जा सकता है। समावेशी भाषा अर्थात जिसमें सभी भाषाओं के शब्द, संस्कृति, क्षेत्र, विचार सम्मिलित हों। हिंदी में भारत की सारी भाषाओं के विचार सम्मिलित हैं, और जैसे कि आजकल आप देखते हैं सबसे बड़े मुद्दे हैं धार्मिक भेदभाव, आर्थिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, परंपराओं के भेदभाव। इन सब का समाधान जब सभी भाषाओं के शब्द आपस में मिलते हैं, सभी भाषाओं के विचार, उनकी संस्कृति जब मिलती है हिंदी में, तो इन सब का समाधान होता है। धार्मिक भेदभाव, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं विभिन्न भाषाओं के हिंदी में अनुदित हैं, और हिंदी भाषी भी उन परंपराओं का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए गुजराती गरबा। आज गुजरात में गरबा प्रसिद्ध था, लेकिन आज वो सब जगह पर चल रहा है। सभी प्रांतों में गरबा के नृत्य होने लगे हैं। सभी भाषाओं के में जो भी शब्द हैं वो हिंदी में समाहित होते हैं। तो इन सब के माध्यम से जब एक राष्ट्रीय एकता दृढ़ होती है और सभी हिंदी को अपनाते हैं, हिंदी में अपने विचार प्रकट कर पाते हैं, तो अनेक सामाजिक समस्याओं का समाधान समावेशी भाषा के बहुत सुंदर आपने पंसारी जी हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं कि चाहे वो धार्मिक मुद्दा हो या आर्थिक मुद्दा हो, हर जगह हमारी जो समावेशी भाषा है उसकी गरिमा और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इसीलिए उसको हम अपने सामाजिक भाषा में जो सामाजिक मुद्दे हैं उसको संबोधित किया जा सकता है। सीमा मंजरी पटेल जी, हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें कि समावेशी भाषा क्या होती है। समावेशी समझने का तो सबसे पहला चीज़ ये है, एक समागम। समागम हम किसको बोलते हैं? चाहे हर चीज़ का एक साथ सम्मिलित होना। हिंदी एक ऐसा भाषा है जिसमें हम सोच सकते हैं ये इतना लचीलापन है, इतना शुद्ध बोलने वाला और इतना अच्छा इसमें समागम है कि हम हर क्षेत्र का कुछ ना कुछ संबंध इस भाषा के समक्ष हम पाते हैं। जैसे कि मान के चलिए भारत माने हिंद, और हिंद के साथ हिंदी ये जुड़ता है। तो अगर हिंदी भारत के साथ जुड़ता है तो भारत के प्रत्येक क्षेत्र में ये जो भाषा है ये सम्मिलित होता है। तो हिंदी का जो बोलने का तरीका है, इसमें जो शब्द संगठित है उसमें ये होता है कि हर क्षेत्र के कुछ ना कुछ शब्द इसमें सम्मिलित होते ही हैं, जिसको कि हम संगम के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे मातृ के साथ बच्चों का संबंध होता है, उसी हिसाब से हिंदी भाषा के साथ हर भाषा का सम्मिलित होना अनिवार्य हो सकता है, क्योंकि माँ इसको सिखाती है और हिंद हमारी माँ है, हिंदुस्तान हमारी माँ है। कि आज जो हमारे हरिराम पंसारी जी जो हमारे आपके प्रश्नों को उत्तर दे रहे हैं, यह पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा नालको के एक सदस्य के रूप में भी हैं, और इनके साथ में बहुत चीज़ें आपको यूनिकोड के भी एक मेंबर रह चुके हैं। आप तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हम हमारे दर्शक जानकारी लेना चाहेंगे कि हिंदी कैसे आधुनिक समय की आवश्यकताओं के अनुरूप है। देखिए, आधुनिक युग तकनीकी युग है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, चाहे ईमेल के माध्यम से हो, चाहे OTT के माध्यम से हो, या फिल्मों के माध्यम से, या टीवी चैनलों के माध्यम से, पूरे विश्व में हिंदी छाई हुई है। तो
विभिन्न प्रकार के जितने भी आधुनिक जीवन के लिए जो भी आवश्यक तत्व हैं, चाहे वो ज्ञान विज्ञान की बातें हों, चाहे वो अंतरिक्ष विज्ञान की बातें हों, चाहे आर्थिक के लिए, आर्थिक रोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के जो साधन हैं, विभिन्न प्रकार के नौकरियां हैं, चाहे व्यवसाय हैं, उन सब की जानकारी है, विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं उनकी जानकारी है, वो सारी चीज़ें आज हिंदी में उपलब्ध है। और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी जितने भी सोशल मीडिया के उपकरण हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ईमेल हो, या कू हो, या इंस्टाग्राम हो, सब जगह पर आज हिंदी के समाचार, हिंदी के संदेश, हिंदी के विभिन्न प्रकार के चित्र विचित्र वीडियोज सब छाए हुए हैं सारे संसार में। तो सारी तकनीकी सुविधाएं जो है इसमें आज उपलब्ध हैं। आधुनिक विज्ञान के साथ ये कदम मिला के चल रही है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की 7वीं आधिकारिक भाषा बनाने के लिए भी भारत सरकार ने लगभग 1,11,000 करोड़ रुपए का अवदान भी दे चुका है। तो हिंदी एक दिन पूरे विश्व में छाएगी और आगे बढ़ेगी। क्या समावेशी भाषा का उपयोग सरकारी नीतियों में किया जा सकता है? बिल्कुल, सरकारी नीतियाँ ही उनके अंदर ही हिंदी को शामिल इसलिए किया गया है, हिंदी को राजभाषा इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये समग्र भारत में छाने वाली भाषा है। इसमें सभी भाषाओं का समावेश है। और क्योंकि हिंदी कोई एक शास्त्रीय भाषा नहीं है, बल्कि स्वाधीनता आंदोलन के पहले 19वीं शताब्दी के अंत में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ज़माने में अवधी, ब्रज, मागधी और सोरसनी आदि बोलियों को मिलाकर के खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ। और इसमें सभी बोलियां आज, चाहे वो उड़ीसा की कुछ बोलियां हैं, चाहे गुजरात की कुछ बोलियां हैं, चाहे उत्तरांचल की कुछ बोलियां हैं, या आपके पूर्वी भारत की जो बोलियां हैं, सारी बोलियां का शब्द इसमें समा हुआ है। और सरकार की नीति भी यही रही है कि सब भाषाओं के शब्द इसमें समाए जाएं और सरल हिंदी का प्रयोग किया जाए, आम बोलचाल की हिंदी का प्रयोग किया जाए। तो इससे हिंदी बहुत आगे बढ़ रही है और सबके हृदय में समा रही है। सबके हृदय में हिंदी जो है उस समावेश हो रही है। तो क्या हमारे सीमा जी, ये हमारे दर्शक आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या राजभाषा अभी हिंदी है, तो क्या राष्ट्रभाषा सरकार की नीतियों के अनुसार बनना जरूरी है? बहुत जरूरी है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर बहुत कम सोचा जाएगा, क्योंकि राजभाषा अगर हो चुका है, राजभाषा का माने हम खाली कार्यालय में इसका प्रयोग करते हैं। अगर हम इसको राष्ट्रभाषा के हिसाब से देखें तो ये भारत का मान बन सकता है, क्योंकि भारत का हर क्षेत्र में हिंदी का लगाव काफ़ी अच्छा है। सोशल मीडिया में आप देखिए हिंदी का जो उपयोग है हर प्रांत से, भारत के हर क्षेत्र से, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कहीं पे भी हम देखें तो कोई भी एक चैनल अगर शुरू करता है तो हिंदी में ही शुरू करता है। क्योंकि खाली ऐसा नहीं है कि हर कोई शिक्षित है, गाँव में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, शहरों में भी हैं जो कि अशिक्षित हैं। और अगर हम मातृभाषा के हिसाब से हिंदी को देखते हैं तो हर किसी की परिचित भाषा है ये। तो हिंदी को हम इसीलिए राष्ट्रभाषा में बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये राष्ट्र का गरिमा माना जाएगा। और राष्ट्र के गरिमा मतलब उसका ताज होता है, और हिंदी हिंद का ताज होना चाहिए, ताज हो सकता है और उसको बनाया जाना चाहिए। लेकिन एक बात हमारे दर्शक आपसे जानकारी लेना चाहेंगे हरिराम जी, कि साहित्य में हिंदी समावेशी होने का लाभ क्या है? बहुत लाभ है। आज देखिए, उड़िया की कुछ पुस्तकें लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रसिद्ध साहित्यकार, चाहे वो माटी मटाल हो या याज्ञसेनी हो, उनका जब हिंदी अनुवाद हुआ तभी उन्हें साहित्य अकादमी के पुरस्कार मिले, ज्ञानपीठ के पुरस्कार मिले। इसी प्रकार जब विभिन्न भाषाओं के पुस्तकों का, साहित्य का हिंदी में अनुवाद हुआ तो व्यापक स्तर पर समग्र राष्ट्र के पास पहुँचे। और जब उन्होंने देखा कि अन्य भाषाओं में इतने गंभीर और इतने अच्छे साहित्य का निर्माण हो रहा है, तब लोगों को पता चला और तब भी उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। तो आज साहित्य के माध्यम से
समग्र भारत में हिंदी से अन्य भाषाओं में, अन्य भाषाओं से हिंदी में जो साहित्य का अनुवाद हो रहा है। और अभी तो आजकल जो तकनीक की सुविधाएं हैं उसमें से आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी चीज़ का, किसी भी संदेश का पलक झपकते ही, एक क्लिक करते ही किसी भी भाषा में अनुवाद और लिप्यंतरण करके देख सकते हैं। तो साहित्य के माध्यम से आज हिंदी का बहुत अच्छा रोजगार हो रहा है। और वैसे ही देखिए कुछ पुस्तकें ऐसी है, कुछ उदाहरण के लिए एक फिल्म बाहुबली है जो मूलतः तेलुगु की फिल्म है, उसका हिंदी में डबिंग हुआ और एक तमिल में भी डबिंग हुआ। तो उसकी मूल जो तेलुगु भाषा में जो उसका जो फिल्म है उससे कुल करीबन 120 करोड़ का रोजगार हुआ। तो हिंदी में जब बाहुबली बनी तो हिंदी डबिंग, हिंदी फिल्मों को पूरे भारत में देखा गया और करीबन 700 करोड़ रुपए का रोजगार हुआ। बहुत सुंदर, आर्थिक बहुत भी सुंदर बहुत लाभ पंसारी जी होता है हमारे इससे। दर्शकों को आप जानकारी दे रहे हैं। लेकिन साहित्य में हिंदी समावेशी होने का बहुत से लाभ हुआ जो आपने उदाहरण दिया। तो आधुनिक काल में जो तकनीकी है, जो सोशल मीडिया है, उसमें समावेशी भाषा की भूमिका सीमा जी आपके नज़र से क्या है? सबसे पहले जहन में एक चीज़ आता है, जैसे अभी हिंदुस्तान में आप देखोगे, जैसे हम लोग टेक्निक के हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे डिजिटलाइजेशन, मनी ट्रांजैक्शन जिसको हम बोलते हैं, उसको भी हम तकनीक के माध्यम से अधिकतर व्यवहार करते हैं। अधिकतर लोगों के पास आप देखोगे कि भाई जैसे पहले हम पॉकेट में कुछ पैसे लेके घूमते थे, आजकल मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन हम उसको व्यवहार करते हैं। तो उसी हिसाब से अगर तकनीक को देखा जाए तो आज के ज़माने में जैसे हमको चूज़ करना पड़े अगर लैंग्वेज, तो काफ़ी लैंग्वेज का ऑप्शन रहता है और उसमें अधिकतर लोग हिंदी लैंग्वेज को ही चूज़ करते हैं। जैसे बैंकिंग का कुछ ऑप्शन रहे या फिर नॉर्मली अगर हम यूट्यूब में कुछ सर्च करते हैं तो अधिकतर लोग, अगर हम देखा जाए तो परसेंटेज के हिसाब से हिंदी को ही चूज़ किया जाता है, ताकि इसमें ये समझ आता है कि हिंदी का समझ लोगों को ज़्यादा है, हिंदी में लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और हिंदी सबका पसंदीदा लैंग्वेज है और समझने वाली चीज़ हिंदी में अधिकतर देखा जाता है। यानी आधुनिक काल में, आधुनिक समय में तकनीकी और जो सोशल मीडिया है उसकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा है, महत्वपूर्ण है और इसके बिना शायद आज का जीवन अधूरा है। युवाओं का देश है हमारा भारत। वैसे सीमा मंजरी पटेल जी तो काफ़ी शिक्षाविद हैं, अच्छी अच्छी बातों की जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन एक बात आता है हरिराम पंसारी जी कि समावेशी भाषा का उपयोग शिक्षा प्रणाली में कैसे किया जा सकता है? देखिए, आज भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है। नई शिक्षा नीति में मातृभाषाओं पर ज़्यादा जोर दिया गया है। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक की शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से चलाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार आज पूरी 22 जो भी संविधान में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है, उन सभी में पहली क्लास से लेकर के मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, विधि, मैनेजमेंट की सारी पुस्तकें पूरी 22 भाषाओं में सबको NCERT के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी के माध्यम से और अन्य भाषाओं के माध्यम से भी पढ़ाई आरंभ हो गई है। अंग्रेजी का वर्चस्व कम हो रहा है। अभी हाल ही में उड़िया में 8 इंजीनियरिंग की पुस्तकों का अनुवाद हुआ, जिसका कि महामहिम राष्ट्रपति ने उन्मोचन किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये शिक्षा में जो समावेशी भाषा के रूप में आज हिंदी का प्रयोग हो रहा है और ये जो अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में हो रहा है, ये पहले अन्य भाषाओं से हिंदी में होता है। हिंदी को एक मास्टर डाटाबेस के रूप में प्रयोग किया जाता है, फिर हिंदी से अन्य भाषाओं में होता है। इससे काफ़ी सरलता होती है। जहां हमें करीबन 400 शब्दकोश या शब्दकोश के डाटाबेस अपनाने पड़ते थे, वो हमें केवल 23 शब्दकोशों में काम चल जाता है, क्योंकि अन्य भाषा से हिंदी, हिंदी से अन्य भाषाओं में, 22 भाषाओं से हिंदी, हिंदी से 22 भाषाओं में। तो ये मास्टर डाटाबेस इस प्रकार का बना हुआ है जिससे कि आपका तकनीकी दृष्टि से अनुवाद या मशीनी अनुवाद बहुत सरलता से होता है और इसके बाद प्रोफेसरों के द्वारा उन पुस्तकों का थोड़ा सा संशोधन किया जाता है। तो बहुत ही जल्दी काम हो जाता है और लोगों को उपयोगी। ई बुक्स होने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि इसमें इसका अगला वर्जन निकालने में आपको सरलता होती है और खर्चा कम होता है। जो पुस्तकें छप जाती है तो वो कहीं पड़ी रह जाती है
और अगर उसको दूसरा वर्जन निकले तो पुरानी पुस्तकें बेकार हो जाती है, लेकिन ई पुस्तकों में वो खर्चा भी कम होता है, नुकसान भी कम हो जाता है। इसके माध्यम से पूरा समावेश, सभी भाषाओं का समावेश करके हिंदी आगे बढ़ रही है और देश की बहुत आर्थिक बचत कर रही है। देखिए, एक बात और आता है पंसारी जी कि एकीकरण और समावेशन के बीच अंतर क्या है? और एकीकरण जब सबको लाया एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, वो एकीकरण हो गया। लेकिन समावेश करना, उनका एक भाषा से दूसरी भाषा में जब हम अनुवाद करते हैं तो ऐसा कोई पता न चले कि इसकी मूल भावना में कोई बदलाव हुआ है। तो समावेश करना एक हृदय से हृदय को मिलाना, मन से मन को मिलाना हुआ, और एकीकरण मिलाना जस्ट भीड़ इकट्ठी करना हुआ। बहुत सुंदर हमारे दर्शकों को आपने जानकारी दिया कि हृदय से हृदय को मिलाना, मन से मन को मिलाना, और जब दो मन आपस में नहीं मिलेंगे, जो हृदय जब तक आपस में नहीं मिलेंगे, तब तक हमारा हिंदी, आपका हिंदी विकास, प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा। यह कहना है हरिराम पंसारी जी का। लेकिन बात पुनः आ जाता है सीमा मंजरी पटेल जी की समावेशी भाषा होने के कारण हिंदी वर्तमान में संपर्क भाषा के रूप में स्थापित है। आपके नज़र में कैसे है? स्थापित समावेशी भाषा और हिंदी भाषा, मैं पहले से भी बोल चुकी हूँ कि दोनों का एक संगम है, क्योंकि बाकी भाषा के साथ अगर हिंदी का मेल अच्छा बैठता है तो इसी कारण उसको हम इकट्ठा एक साथ ले सकते हैं, एक ही जगह में हम उसको प्रचार कर सकते हैं। हर कोई उसके लिए लाभ, मतलब उसको लाभ ये होता है कि वो समझ पाता है, और सामने का इंसान अगर कोई चीज़ को समझ पाए तभी वो हर चीज़ में आगे जा सकता है। समझना एक बहुत बड़ी चीज़ होता है, जो भाषा के माध्यम से हमको समझना बहुत आसान होता है। और भाषा एक ऐसा चीज़ है कि हम अपना मन का जो भाव है उसको आदान प्रदान कर सकते हैं, एक के साथ एक चीज़ को हम समझ सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप भाषा का प्रयोग ना करें तो आज और हम जो आप बैठे हुए हैं यहाँ पे और आपसे जो वार्तालाप हो रहा है, दर्शकों को जो हम समझा रहे हैं, तो उसका कोई माध्यम ही नहीं बनता। तो इसी के लिए समागम एक ऐसा चीज़ है, अगर भाषा में हर एक चीज़ का समागम, हर भाषा का समागम रहे तो इंसान को समझने के लिए आसानी होगा। और इसके साथ अगर हिंद का भाषा, हमने हिंदी को बोला है, तो हिंद का भाषा हिंदी इसके लिए बहुत उपयोगी होगा। समावेशी भाषा होने के कारण, जो मैंने हमारे दर्शक के जो मन में था कि समावेशी भाषा होने के कारण हिंदी वर्तमान में जो संपर्क भाषा है, इस पर हमारे दर्शक आपसे जानकारी लेना चाह रहे थे कि संपर्क भाषा के रूप में। जी, संपर्क माने होता है कि हम अपने भाव को दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों के साथ हम उस संपर्क में आए कि सामने वाले का हृदय में क्या चल रहा है, हमको उसको जानना है। तो उसके लिए एक माध्यम है वाणी के साथ अगर हिंदी वाणी में अगर हम बोल रहे हैं तो समावेशी भाषा अगर उसके साथ संगठित है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि सारे भाषाओं का मेल है। तो इससे हम उस चीज़ का प्रचार और उसको समझने का जो तरीका होता है उसको एक साथ संगठित कर सकते हैं। इसी के लिए हम हिंदी को समावेशी भाषा के हिसाब से बहुत अच्छे तरह से समझ पाए। बहुत सुंदर सीमा जी, हमारे दर्शकों को आपने बताया कि हिंदी में कई भाषा का समावेश है। जैसे हम बोलते हैं लालटेन, जैसे मैं बोलता हूँ लैम्प, यह इंग्लिश शब्द है, उर्दू शब्द भी है, बहुत से अन्य भाषा हिंदी में समावेश है। इसलिए यह संपर्क भाषा के रूप में भी हिंदी को हम सभी जानते हैं। पंसारी जी, आप भी इसके बहुत अच्छे हमारे दर्शकों को जानकारी आप दे रहे हैं। लेकिन एक बात हमारे दर्शक आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि हिंदी भाषा का राष्ट्रीय एकता में क्या योगदान है? भारत में अनेक प्रांत हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक बोलियां हैं, लगभग 1500 बोलियां मानी जाती है। इसमें से केवल 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है और कुछ भाषाओं को और मान्यता देने का प्रयास चल रहा है। अगर एक व्यक्ति गुजराती जानता है, वो अगर गुवाहाटी में आ जाए या उड़ीसा में आ जाए, उसको उड़िया भाषा नहीं मालूम है, तो क्या करेगा? वो हिंदी में जैसे तैसे टूटी फूटी हिंदी में बोलेगा तो सब लोग समझ जाएंगे। तो राष्ट्रीय एकता आज राजभाषा के माध्यम से हो या राष्ट्रीय एकता की कड़ी के रूप में हिंदी एक बहुत बड़ा योगदान दे रही है, क्योंकि
हिंदी सभी समझ लेते हैं और हिंदी में सभी के शब्द भी समाये हुए हैं, सभी के भाव समाये हुए हैं, सभी संस्कृतियाँ समाई हुई है, सभी क्षेत्रों के जो भी परंपराएं हैं वो भी समाई हुई है। तो इससे हमें राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है और हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो समग्र भारत को एक सूत्र में पिरो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि हिंदी की लिपि देवनागरी भी काफ़ी सरल है और इसे आराम से सभी सीख लेते हैं और सब राष्ट्रीय बहुत एकता सुंदर के लिए आपने कहा कि देवनागरी भाषा सरल होने के कारण हिंदी जो है वो सरल है और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी जो है वो बहुत ही उपयोगी है। यह इसकी उपयोगिता, इसका योगदान बहुत ही ज़्यादा है। हिंदी क्योंकि पूरे भारत में कहीं भी आप बोलकर अपना कार्य कर सकते हैं। लेकिन एक बात आता है, हमारे दर्शक को भी जानकारी लेना चाह रहे हैं कि हिंदी भाषा का भविष्य कैसा है। सीमा जी, भविष्य के बारे में अगर बोला जाए, आज का जो राष्ट्र अभी हम लोग देख रहे हैं, जो अपना लोकल लैंग्वेज बोलते हैं जिसको हम क्षेत्रीय भाषा, उसको ज़्यादा प्राधान्य दिया जा रहा है। जैसे हम विदेश में जाते हैं तो विदेशी भाषा और अपना क्षेत्र के भाषा में अंतर ये है। ये भविष्य क्या है, हिंदी भाषा का भविष्य क्या है? भविष्य अगर माना जाए तो ये हिंदुस्तान का ताज के हिसाब से इसका भविष्य हर एक के दिल में आएगा। पंसारी जी, आपके भी इच्छा यही होगा कि हिंदी का भविष्य काफ़ी उज्जवल हो और इसको विश्व के करीब हर देशों में बोला जाए, क्या कहेंगे संक्षेप में? बिल्कुल, आज पूरे विश्व में लगभग 300 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है, MA PhD तक की होती है और केंद्रीय हिंदी संगठन आगरा में तो विभिन्न देशों के विद्यार्थी आकर के हिंदी सीखते हैं। कई विदेशों के कई राष्ट्रों में हिंदी के रेडियो चैनल, TV चैनल भी चलते हैं और अभी तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ को हिंदी का 7वीं भाषा, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की 7वीं आधिकारिक भाषा बनाने के लिए जो भारत सरकार ने इतना प्रयास किया, इतना अनुदान दिया, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सर्कुलर्स वगैरह निकलते हैं वो हिंदी में भी निकल रही हैं। मतलब आपके इसके कहने का मतलब है कि इसका भविष्य काफी ही उज्जवल है। बिल्कुल, विश्व भाषा बनेगी एक दिन। तो हिंदी भाषा का भविष्य काफी उज्जवल है और आज हम बात कर रहे थे कि समावेशी भाषा के रूप में हिंदी, और ये विषय पर उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी हमारे दर्शकों ने देखा और जानकारी प्राप्त किया और आपके हर प्रश्नों को उत्तर जो हमारे दिए हरिराम पंसारी जी और सीमा मंजरी पटेल जी। आप सभी दर्शकों की ओर से मैं हरिराम पंसारी जी और सीमा मंजरी पटेल जी आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके जो प्रश्न का जो उत्तर आपने दिया, हमारे दर्शक आपके प्रश्न के उत्तर से काफ़ी ही संतुष्ट हुए होंगे। पुनः मिलेंगे उड़ान कार्यक्रम में, तब तक आप सभी मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।